So hey guys, my name is Jatula. Today we are going to read NCERT book Class 8 Crop Production and Management. तो गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर 1 जो कि हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम सबसे पहले देखते हैं कि पहेली और बूझो क्या बात कर रहे हैं। तो पहेली और बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। तो पहेली और बूझो जो हैं वो अपने अंकल के हाउस पे गए हुए हैं समर वेकेशन में। देयर अंकल इज़ अ फार्मर। उनके अंकल जो हैं वो एक किसान है। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, सोवल, प्लॉ ईटीसी। तो एक दिन क्या होता है कि वो लोग कुछ टूल्स को देखते हैं, खुरपी, सिकल, सोवल, प्लो, इन सारी सामानों को वो देखते हैं फील्ड में। आई वॉन्ट टू, तो फिर बूझो बोलता है आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल्स। तो बूझो बोलता है मुझे जानना है कि कैसे हम लोग इस टूल्स का यूज़ करते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में इन सब में से कुछ टूल्स का यूजेस को भी जानेंगे। अब फिर पहली बोल रही है फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। अब फूड जो होता है उसको हम लोग को लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करना पड़ता है क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। अब हम लोग को फूड को जो है लार्ज स्केल पे लार्ज पॉपुलेशन में प्रोवाइड करवाना है, इसलिए रेगुलर प्रोडक्शन, लगातार हमें उसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ, और डिस्ट्रीब्यूशन भी इसकी ज़रूरी होगी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की रिक्वायरमेंट रहती है। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना को खुद ही बना सकते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। क्या आपको पता है कि ग्रीन प्लांट कैसे अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं? तो वो सिंथेसाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ रखा है। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल्स और ह्यूमन्स को इंक्लूड करें तो ये हम एनिमल्स और ह्यूमन्स जो हैं वो अपना खाना खुद ही नहीं बना सकते हैं। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। तो एनिमल्स कैसे अपना खाना लेते हैं? तो इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि हम लोग को खाने की ज़रूरत होती ही क्यों है। यू ऑलरेडी नो डैट द एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज बाय द ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस। जैसा कि आप जानते हैं एनर्जी हमारे फूड से मिलती है जो कि यूटिलाइज हो जाती है एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी में कोई वेरियस फंक्शंस करने में, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन करने में। वी गेट आवर फूड फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। हम लोग अपने खाने को प्लांट से, एनिमल से और इन दोनों से लेते हैं। सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल इन आवर कंट्री। इसीलिए हमें फूड चाहिए होता है, लेकिन हम लोग अपने इस खाने को कैसे लार्ज नंबर ऑफ पीपुल में प्रोवाइड कर पाएंगे हमारे देश में। तो सबसे पहले हमारा 1.1 टॉपिक है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में क्या है? टिल 10,000 BCE पीपुल वेयर नोमैडिक। तो 10,000 BCE तक पीपुल जो लोग थे वो नोमैडिक थे। दे वेयर वैंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वो एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते थे। इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, खाने और रहने की तलाश में। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वो कच्चे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाया करते थे। एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स, और जानवरों को मारकर भी खाना शुरू कर दिया खाने के लिए। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस। फिर उसके बाद उन्होंने राइस का प्रोडक्शन स्टार्ट किया। वीट एंड अदर फूड क्रॉप्स, वीट और फिर अदर क्रॉप्स का भी। थस वाज बॉर्न एग्रीकल्चर। तो वहाँ से जन्म हुआ एग्रीकल्चर का। When the plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale is called a crop। अब हम लोग क्रॉप किसको कहेंगे? जब प्लांट्स, एक तरह के प्लांट को हम लोग कल्टीवेट करेंगे एक जगह पे, जैसे कि ये हमारा एक फील्ड है और इस फील्ड में हम लोग सेम काइंड के प्लांट को कल्टीवेट करेंगे तो हम लोग उसको क्रॉप बोलेंगे। जैसे सेम काइंड के प्लांट को, जैसे कि क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर ऑफ वीट। जैसे कि अगर हम लोग कहेंगे कि ये जो क्रॉप है वो हमारी वीट का है, तो इसका मतलब कि इसमें जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे वीट के ही हैं, तब हम लोग इसको वीट का क्रॉप बोलेंगे। यू ऑलरेडी नो डैट द क्रॉप्स आर डिफरेंट टाइप्स लाइक क्रियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि क्रॉप्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। और इनको हम लोग जिस सीजन में ये ग्रो करते हैं उस बेसिस पे क्लासीफाई भी कर सकते हैं। इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री है। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। जो इंडिया है वो बहुत बड़ी कंट्री है और क्लाइमेटिक कंडीशंस जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल जो हैं वो वैरी करते रहते हैं रीजन से अनदर तक।
रीजन टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह तक। अकॉर्डिंगली, तो इसलिए देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसीलिए इसीलिए हम लोग डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में ग्रो करते हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी ट्रू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। तो इन सारी डाइवर्सिटी को डिस्पाइट करते हुए दो ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। एक है खरीफ क्रॉप, एक है राबी क्रॉप। यानी क्रॉप को हम लोग दो, हमारी बुक के हिसाब से हम क्रॉप को दो टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, खरीफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप। तो देखिए खरीफ क्रॉप क्या होता है, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। जो क्रॉप रेनी सीजन में यानी बरसात के समय में बोए जाते हैं उनको हम लोग खरीफ क्रॉप बोलते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। अब जो रेनी सीजन होता है भारत में वो जून टू सितंबर में होता है। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप। तो इसी समय पे पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट और कॉटन को उगाए जाते हैं और इन्हीं को हम लोग खरीफ क्रॉप बोलते हैं। रबी क्रॉप, द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन। रबी क्रॉप हम लोग उसको बोलेंगे जो कि विंटर सीजन में ग्रो किए जाते हैं। अक्टूबर टू मार्च विंटर सीजन का टाइम यहाँ पे दे रखा है। आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स, तो उनको हम लोग फिर रबी क्रॉप्स बोलते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मुस्टार्ड एंड लिनसीड। तो ये सारे रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं। इन सब से अलग विसाइड दीज पल्सेस और वेजिटेबल्स जो होते हैं वो समर के सीज़न में बहुत सारे प्लेसेस पे उगाए जाते हैं। एक और हम लोग खरीफ क्रॉप को मानसून क्रॉप भी बोलते हैं। रबी क्रॉप को हमने विंटर क्रॉप बोल दिया। एक होता है जेड क्रॉप जिसको हम लोग समर क्रॉप भी बोलते हैं। ओके, वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। तो पैडी जो है उसको हम लोग विंटर सीजन में क्यों नहीं ग्रो कर सकते? पैडी को विंटर सीजन में इसलिए नहीं ग्रो कर सकते क्योंकि पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, क्योंकि पैडी को बहुत ही ज़्यादा पानी चाहिए होता है। देयरफॉर इट इज़ ग्रोन इन द रेनी सीजन, इसीलिए उसको रेनी सीजन में हम लोग ग्रो करते हैं। कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़। जो कल्टिवेशन है क्रॉप का वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करता है। अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो कि किसानों को करने पड़ते हैं एक समय में। आप लोग इन सब को एक्टिविटीज़ को सिमिलर फाइंड कर सकते हैं जो कैरीड आउट बाय अ गार्डनर, जो कि एक गार्डनर के द्वारा भी किया जाता है, एंड इवन बाय यू, और आप भी वो काम करते हैं। व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स, जब आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स को ग्रो करते हैं अपने हाउस में, दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विच आर लिस्टेड बिलो। तो ये जो टास्क हम लोग करते हैं कोई भी क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए जो हम ये टास्क करते हैं उसको हम लोग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोलते हैं। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले है हमारा यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हम लोग सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद हम बीज बोएंगे। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, फिर हम लोग मैन्योर और फर्टिलाइज़र देंगे। अब ये मैन्योर और फर्टिलाइज़र क्या होता है ये हम लोग आगे जानेंगे इसी चैप्टर में। फिर हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ इरीगेशन, फिर इरीगेशन हम लोग करते हैं। फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, इसके भी बारे में हम लोग आगे जानेंगे इस चैप्टर में। फिर हार्वेस्टिंग करते हैं, फिर स्टोरेज, उसको हम लोग स्टोर करके रख लेते हैं। तो ये हो गई हमारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। चलिए अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है? ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है क्रॉप को उगाने से पहले। ये सबसे ज़रूरी टास्क में से एक टास्क होता है कि हम लोग सॉइल को लूज़ करना होता है। सबसे पहले हमें सॉइल को लूज़ करना होता है। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, और ये जो है वो रूट्स को डीप पेनिट्रेट करने के लिए अलाउ करता है। द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली, और जो रूट्स होते हैं सॉइल के, अब जो रूट्स हैं, लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू, अब जो लूज सॉइल होता है वो रूट्स को अलाउ करता है ब्रेथ ईजिली, अच्छे आराम से सांस ले पाए। इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल, जब वो सॉइल में और डीप जाते हैं तब भी। वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रेथ ईजिली, अब ये क्यों करते हैं? क्योंकि द लूजेंट सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स, क्योंकि लूजेंट सॉइल जो होता है वो अर्थवॉर्म के ग्रोथ में हेल्प करता है। एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल, और जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल में उनमें भी हेल्प करता है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स, और ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो फार्मर के फ्रेंड होते हैं। सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल, तो इसीलिए वो टर्न कर देते हैं और लूज़ कर देते हैं सॉइल को, एंड ह्यूमस टू इट, और उसमें ह्यूमस डाल देते हैं।
बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन, लेकिन क्या ज़रूरत है सॉइल को टर्न और लूज़ करने की? जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासेस में जाना है कि सॉइल के पास डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स होते हैं, वाटर, एयर और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी। इनके एडिशन में डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म, और इनके एडिशन में जो डेड प्लांट और एनिमल होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं सॉइल के ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल, इसलिए वेरियस न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो डेड ऑर्गेनिजम्स के फिर उस सॉइल में आ जाते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स, और फिर ये प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। जैसे कि मैं एक बार और इस पैराग्राफ का समरी बता दूं कि जैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में जाना है कि सॉइल में मिनरल्स होते हैं, जैसे कि ये हमारी सॉइल है, इस सॉइल में मिनरल्स हैं। अब वाटर, एयर और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी, अब इसमें कुछ डेड प्लांट्स और एनिमल्स क्या है इस सॉइल में डिकम्पोज होंगे, और फिर जो वेरियस न्यूट्रिएंट्स होंगे उनके बॉडी में वो फिर से सॉइल में आ जाएंगी। अब फिर जब हम लोग इसमें प्लांट लगाएंगे तो वो फिर सारे न्यूट्रिएंट्स वो प्लांट में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से ये सॉइल न्यूट्रिएंट रिच फिर से हो जाएगी। तो सिंस ओनली फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, इसलिए कुछ फ्यू सेंटीमीटर्स जो होते हैं टॉप लेयर सॉइल के वो से प्लांट के ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो डैट प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स। तो इसलिए टर्निंग और लूजनिंग जो सॉइल का होता है वो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट रिच सॉइल, जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होता है वो टॉप पे होता है, इसीलिए वो प्लांट उसको आराम से यूज़ कर पाते हैं। सो इसीलिए टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए टर्निंग और लूजनिंग जो सॉइल का होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्रॉप के कल्टीवेशन में। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल, अब हमने ये सॉइल को लूज़ कर दिया और फिर इसको टर्न कर दिया, तो इस प्रोसेस को हम लोग टिलिंग और प्लोइंग कहते हैं। दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लॉ, और ये जो प्रोसेस होता है ये हम लोग एक प्लॉ का यूज़ करके करते हैं। देखिए मैं प्लॉ की आपको फ़ोटो दिखा दूँ, ये है प्लॉ। इस प्लॉ का यूज़ करके हम लोग नीचे की मिट्टी को ऊपर ले आते हैं, जिससे न्यूट्रिएंट्स फिर से ऊपर आ जाते हैं, फिर ऊपर की मिट्टी को नीचे लेके चले जाते हैं। तो इससे ये क्या है प्रोसेस, जो प्रोसेस है लूजनिंग और टर्निंग सॉइल का, उसको हम लोग टिलिंग और प्लोइंग कहते हैं। ये काम किया जाता है प्लॉ के यूज़ से। और प्लॉ जो होता है वो बना होता है कि वुड और आयरन का, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लॉ जो है ये क्या चीज़ का बना है, वुड और आयरन का ये बना हुआ है। अब इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अगर सॉइल जो है बहुत ही ज़्यादा सूखा है, इट में नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग, तो ज़रूरत हो सकती है कि पहले उसमें पानी डाल दिया जाए। और जो प्लॉट फील्ड होगा उसके पास हो सकते हैं कि बिग क्लम्स हो, यानी बड़े बड़े मिट्टी के ढेले हों, जिसको हम लोग क्रम्स भी बोलते हैं। इनको ब्रेक करना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है। तो इसीलिए लेवलिंग इज़ द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर द सोइंग, इसलिए हम लोग फील्ड में लेवलिंग करते हैं। एक बड़ा सा लकड़ी होता है, उससे हम लोग इन सारे क्रम्स को तोड़ देते हैं लेवलिंग प्रोसेस के द्वारा। और लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ए लेवलर। अब ये जो लेवलिंग होता है सॉइल का वो डन किया जाता है एक लेवलर की हेल्प से। कभी कभी मैन्योर इज़ एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग, और कभी कभी टिलिंग करने से पहले मैन्योर सॉइल में ऐड कर दिए जाते हैं। तो मैं अब आपको पहले ही बता देता हूँ कि मैन्योर क्या होता है। अब मैन्योर जो होता है वो देखिए यहाँ पे हमारी बुक में आगे बताया गया है। देखिए मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस होता है जो कि डिकम्पोजिशन और कैटल डंग और प्लांट रेसिड्यूज के डिकम्पोजिशन के बाद आता है। हम इसके बारे में मैंने अभी सिर्फ आपको डिफिनेशन बता दिया मैन्योर की, कि मैन्योर एक सब्सटेंस होता है जो कि हम लोग डिकम्पोज करते हैं, काउ डंग और प्लांट्स रेसिड्यूज का डिकम्पोजिशन करने के बाद हमारा मैन्योर आता है। इसके बारे में हम लोग और डिटेल आगे जानेंगे इसी चैप्टर में। तो अब है यहाँ पे समटाइम्स बिफोर टिलिंग, तो मैन्योर को कभी कभी टिलिंग करने से पहले ही डाल दिया जाता है। ये किस में हेल्प करता है कि प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सॉइल। इससे क्या होता है कि हमने सॉइल में अब हमें प्लॉइंग करेंगे तो इससे क्या होगा कि सॉइल ऊपर नीचे होगी, जिससे मैन्योर डाल देंगे तो मैन्योर और अच्छे से इस सॉइल में मिल जाएगी विद द सॉइल इज मॉइस्चर बिफोर सोइंग, और सॉइल को मॉइस्चर किया जाता है सोइंग से पहले। ओके तो अब आगे आते हैं हमारा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। अब हम एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स को देखेंगे कि क्या क्या इम्प्लीमेंट्स हैं। बिफोर सोइंग द सीड, बीज को बोने से पहले
ये नेसेसरी होता है कि हम लोग सॉइल के क्लम्स को तोड़ दें ताकि हमारा बेटर यील्ड आए। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ए वेरियस टूल्स, और ये जो काम है ये वेरियस टूल्स के हेल्प से किया जाता है। जब मेन टूल यूज फॉर दिस पर्पस आर द प्लॉ, हो एंड कल्टिवेटर। तो यहाँ पे 3 टूल के नाम हम लोग को बताए गए हैं कि जिनकी मदद से हम लोग इस सॉइल का कल्टीवेशन करते हैं ताकि बेटर यील्ड आए। ये वेरियस टूल्स के तो मेन टूल्स क्या क्या हैं? पहला तो हमारा है प्लॉ, दूसरा है हमारा हो, और तीसरा है हमारा कल्टीवेटर। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि प्लॉ क्या है। तो प्लॉ ये क्या है? दिस इज़ बीइंग यूज सिंस एंशिएंट टाइम्स। अब जो प्लॉ है वो मैंने आपको बगल में अभी फिगर दिखाई थी, ये है हमारी प्लॉ। तो ये जो है ये एंशिएंट टाइम्स, पुराने ज़माने से अभी तक यूज़ होती आ रही है। टिलिंग ऑफ द सॉइल, सॉइल की टिलिंग करने के लिए। एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। अब हम लोग प्लॉ का यूज़ किन किन कामों में करते हैं? तो ये जो प्लॉ है ये एंशिएंट पुराने ज़माने से सॉइल की टिलिंग में, फर्टिलाइजर्स डालने में, वीड्स को हटाने में और सॉइल को टर्न करने में इनका यूज़ एंशिएंट टाइम से किया जा रहा है। दिस इज़ मेड अप ऑफ वुड एंड इट्स ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, हॉर्सेस एंड कैमल्स। ये क्या होता है? ये एक वुड का, एक लकड़ी का बना होता है और पेयर ऑफ बुल्स पे इसको रख दिया जाता है कुछ इस प्रकार से, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एक पेयर है बुल्स का, उसी पे यहाँ पे हम रख देते हैं इसको, और फिर ये नीचे, और ये सॉइल को टर्न करता जाता है। और ये हम लोग बुल्स के अलावा हॉर्सेस और कैमल्स से भी इस काम को करवा लेते हैं। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रैंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोसेर। और इसमें क्या होता है कि एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रैंगुलर आयरन स्ट्रिप होता है जिसको हम लोग प्लोसेर बोलते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारा प्लोसेर है जो कि मिट्टी के अंदर चला जाता है जिस टाइम हम लोग प्लो करते हैं। तो देखिए ये मिट्टी के अंदर है और ये आयरन ट्रैंगुलर स्ट्रिप जो है बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। द मेन पार्ट ऑफ द प्लॉ इज अ वेरी लॉन्ग लॉगवुड विच इज़ कॉल्ड प्लॉ शाफ्ट। और जो मेन पार्ट होता है वो प्लॉ का एक बहुत ही लंबी सी लकड़ी होती है जिसको हम लोग प्लॉ शाफ्ट बोलते हैं। ये देखिए ये हमारी प्लॉ शाफ्ट, इसको हम लोग प्लॉ शाफ्ट बोलते हैं, इसको हम लोग प्लॉ शेयर बोलते हैं। ओके, और इसको हम लोग बीम बोलते हैं। ये जो लकड़ी होती है बुल्स के कंधों पर, इनको हम लोग बीम बोलते हैं। और ये हमारी प्लॉ शाफ्ट है और इसके ये जो अंदर चला गया है ये हम लोग प्लॉ शेयर बोलते हैं। देयर इज़ अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। अब एक हैंडल होता है सॉफ्ट के एंड पे, देखिए सॉफ्ट के एंड पे एक यहाँ पे एक हैंडल होता है। द अदर एंड इज़ अटैच टू अ बीम, और जो अदर एंड होता है वो एक बीम से अटैच किया जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से इस बीम से इसको अटैच किया जाता है, विच इज़ प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक, जो कि बुल्स के गर्दन पे रख दिया जाता है। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लो। एक पेयर ऑफ बुल्स की और एक मैन आराम से इसको ऑपरेट कर सकता है। द इंडिजीनियस वुडन प्लॉ इज़ इंक्रीजली बीन रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लॉ नाउ डेज। लेकिन अब जो है ये वुडन प्लॉ जो है ये जल्दी से अब हटाया जा रहा है। अब लोग इस प्लॉ का उतना इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि अब आयरन प्लॉ आज के ज़माने में आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं, अब ये हो गई प्लॉ की कहानी। अब हम बात करते हैं हो के बारे में। तो हो क्या होता है? ये एक सिंपल टूल होता है जो कि हम लोग वीड्स को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं और सॉइल को लूज़ करने के लिए भी यूज़ करते हैं। इसके पास एक लॉन्ग रॉड होता है वुड और आयरन का, जैसे कि ये देख सकते हैं, ये है हो, ये आप देख सकते हैं, ये है हो। तो ये इसके पास एक लॉन्ग रॉड होता है वुड का, या फिर कह लीजिए वुड और आयरन का। एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉड और बेंट प्लेट होता है आयरन का, जो कि फिक्स्ड होता है इट वन ऑफ इट्स एंड, एक एंड्स पे फिक्स होता है, और वर्क्स लाइक अ ब्लेड, और एक ब्लेड की तरह काम करता है। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स, और ये एनिमल्स के द्वारा भी पुल किया जाता है। तो देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ये है हमारी हो। मैं आपको इसके कुछ फंक्शंस बता दूँ कि देखिए यहाँ पे ये जो है ये रॉड है, ये इसके पार्ट्स हैं, ये रॉड है, और ये जो है ये बीम है इसकी, और ये हमारी हैंडल है, ये ग्रिप है, और ये बेंट प्लेट है। ओके, अब चलिए बात करते हैं कल्टीवेटर्स की। तो कल्टीवेटर्स क्या है? तो नाउ डेज प्लॉइंग इज़ डन बाय अ ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। देखिए आजकल अब
प्लॉ के बदले इन कल्टीवेटर्स का भी यूज़ किया जाता है, जिसमें एक ट्रैक्टर, कोई आदमी अब ट्रैक्टर को चलाता है और इसके पीछे इसको सेट किया जाता है। अब इससे क्या होता है, ये कल्टीवेटर क्या करता है, सेव्स द लेबर एंड टाइम। अब ये जो है मेहनत को भी कम करता है और टाइम भी बचा देता है। कल्टीवेटर ड्राइवन बाय अ ट्रैक्टर, कल्टीवेटर जो होता है वो एक ट्रैक्टर के द्वारा चलाया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग सोइंग की। सोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब देखिए सोइंग जो होता है वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्रॉप प्रोडक्शन का। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी एंड क्लीन हेल्दी सीड्स ऑफ ए गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड। और देखिए सोइंग, बीज बोने से पहले गुड क्वालिटीज़ के बीज को चुना जाता है। फार्मर्स प्रेफर टू यूज दिस सीड्स विच गिव हाई यील्ड। और फार्मर्स क्या करते हैं, वो प्रेफर करते हैं कि उन सीड्स को यूज़ करें जो कि हाई यील्ड दे। सिलेक्शन ऑफ सीड, सीड्स का हम लोग सिलेक्शन कैसे करते हैं, तो एक दिन पहली ने क्या देखा उसकी मदर को कि कुछ ग्राम की सीड्स को उन्होंने एक वेसल में रख दिया और कुछ पानी उसमें जोड़ दिया। ये कोई बर्तन में रख दिया और कुछ पानी उसमें डाल दिया। कुछ मिनट बाद क्या हुआ कि वो सीड्स जो होते हैं वो तैरने लगे। जैसे कि ये एक बाउल लिया, इसमें कुछ सीड्स डाला, इसमें पानी भरा हुआ है यहाँ तक, इसमें कुछ आपने सीड्स डाला, तो कुछ देर बाद वो सीड्स तैरने लगते हैं। तो जब वो सीड्स तैरने लगते हैं, आई वंडर वाई सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर, तो जो वाटर पे फिर वो तैरने लगते हैं। आर दिस सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, तो क्या ये अब जो सीड्स है वो वाटर के ऊपर तैरने लगे? हाँ, वो सीड्स जो होते हैं वो वाटर के ऊपर तैरने लग जाते हैं। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक, हो सकता है कि वो उनसे हल्के हों जो कि डूब गए हैं, तभी तो ये ऊपर आ गए। वाई वुड दे बी लाइटर, वो क्यों लाइट हो गए? क्योंकि वो डैमेज सीड्स बिकम हॉलो। क्यों वो हल्के हो गए और ऊपर आ गए? क्योंकि डैमेज सीड्स जो होते हैं, जो डैमेज होते हैं सीड्स, उनके अंदर हॉलो हो जाता है। यानी कि मैं बताता हूँ, देखिए जैसे कि डैमेज सीड्स है, कोई डैमेज सीड है वो हॉलो हो जाता है अंदर से, एंड थस लाइटर, तो अंदर से वो हॉलो हो जाता है इसलिए वो लाइटर हो जाता है, उसका वजन थोड़ा कम हो जाता है। देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर, इसलिए वो लोग वाटर के ऊपर तैरने लगते हैं। और जो गुड सीड्स होते हैं वो वाटर के अंदर चले जाते हैं, और जो जिनकी क्वालिटी डैमेज होती है वो सीड्स वाटर के ऊपर तैरने लगते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वंस। डैमेज वन से सेपरेट करने के लिए बहुत ही अच्छा मेथड है। बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज़ टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड्स। और सीड्स को सो करने से पहले हम लोग को बहुत ही, अब सोइंग करने से पहले, सीड्स को सो करने से पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क करना है कि हमें जानना है उन टूल्स के बारे में जो कि इन काम को करने के काम में आते हैं। तो ट्रेडिशनल टूल, जो पुराने ज़माने के टूल हैं, पहले उनकी बात करते हैं। द टूल यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल। जो ट्रेडिशनल टूल है वो यूज़ किया जा रहा है ट्रेडिशनली, बहुत पुराने टाइम से, बीज को बोने के लिए, जो कि एक फनल टाइप का होता है। देखिए यहाँ पे एक फनल, इसमें अब बीज डाले जाएंगे और ये नीचे सो होते जाएंगे। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, इस फनल में सीड्स को क्या किया जाता है, फिल कर दिया जाता है। इस फनल में सीड्स को फिल कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पे सीड फिल हो जाएंगे, फिर ये नीचे जाके सो भी हो जाएंगे। तो फिर इनको फिल कर दिया जाता है। पास डाउन थ्रो 2 और 3 पाइप्स, और ये पास किए जाते हैं 2 और 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड, जिनके पास शार्प एंड्स होते हैं। दीज एंड्स पियर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर, और ये जो होते हैं ये दीज एंड्स पियर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस द सीड्स देयर। ओके, तो अब अगली बात करते हैं हमारी सीड ड्रिल की। और देखिए सीड ड्रिल क्या है, ये हमारी देख सकते हैं यहाँ पे एक फ़ोटो है सीड ड्रिल की। हमने भी जाना कि कैसे ट्रेडिशनल टूल से हम लोग सोइंग करते थे। उसमें क्या होता था कि एक फ़नल होता था, उसमें हम लोग बीज डालते थे और वो बीज नीचे जाके सो हो जाता था, और इसमें एक प्लॉ भी बंधा हुआ रहता था। प्लॉ आगे आगे, जैसे कि ये एक फील्ड है, एक फील्ड में ये प्लॉ आगे आगे मिट्टी को खोदता जाएगा, और इसमें एक फ़नल होगा जो कि फ़नल में सीड डालेंगे तो फ़नल नीचे हो जाएगा। फिर जब हम लोग सॉइल को उस पर डालेंगे तो वो अपने आप ही मिक्स हो जाएगा उसमें। तो ये ट्रेडिशनल मेथड था। अब एक सीड ड्रिल है, और सीड ड्रिल नाउ डेज द सीड ड्रिल फिगर 1.2 बी आप लोग देख पा रहे हो, इज़ यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। इनका अब हम लोग यूज़ करते हैं ट्रैक्टर्स की हेल्प से।
सीड्स को सो करने के लिए। ये सीड्स को सो करते हैं यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस और डेप्थ में ये सीड्स को सो कर देते हैं। ये इंश्योर करते हैं जो सीड्स होंगे वो कवर हो जाएंगे सोइंग के बाद, सॉइल आफ्टर सोइंग। अब क्या है कि इट इंश्योर दैट द सीड गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। दिस प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। ये मदद करता है सीड्स को बर्ड्स के द्वारा ना खाया जाए इसमें। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। और ये जो है ये सीड ड्रिल हमारे टाइम्स और लेबर को बचा देता है। अब देखिए एक और मेथड है सीड्स को सो करने का, लेकिन वो उतना सक्सेसफुल मेथड नहीं है, लेकिन ट्रेडिशनली उसका भी यूज़ किया जाता था। वो मेथड है ब्रॉडकास्टिंग का, जिसमें हम लोग हाथ से सीड्स को फेंक के सो करते थे। तो उसमें दिक्कत क्या थी कि उसमें इक्वल डिस्टेंस पे वो सो नहीं हो पाता था अच्छे से, जिस कारण से कि वो ऊपर ही रह जाता था और चिड़ियाँ आके उसे खा जाया करती थी। तो इसलिए वो उतना सक्सेसफुल मेथड नहीं था। फिर उसके बाद ट्रेडिशनल टूल था, ये थोड़ा सा उससे अच्छा था। और सबसे अच्छा है हमारा सीड ड्रिल, जिसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती और ये हमारे लेबर को भी बचा देता है। चलिए अब कुछ बूझो बोल रहे हैं। तो बूझे बोल रहे हैं कि इसके पास देयर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल। स्कूल के बगल में एक नर्सरी है जहाँ पे वो लिटिल प्लांट्स को देखते हैं जो कि स्मॉल बैग्स में भरे हुए होते हैं। वाटर दे केप्ट लाइक दिस, वो ऐसे क्यों रखे होते हैं? तो फिर पहले बोलते हैं कि सीड्स ऑफ ए फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रो इन ए नर्सरी। देखिए कुछ प्लांट्स होते हैं वो नर्सरी में पहले ग्रो किए जाते हैं। वैन दे ग्रो इनटू सीडलिंग्स, जब वो सीडलिंग्स में ग्रो हो जाते हैं, दे आर ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड मैनुअली, और फिर उनको हाथ से ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है फील्ड में। कुछ फॉरेस्ट प्लांट्स और फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। अब कुछ फॉरेस्ट प्लांट और कोई फ्लावरिंग प्लांट्स भी नर्सरी में ग्रो किए जाते हैं। अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज़ नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। अप्रोप्रिएट डिस्टेंस होना सीड्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो प्लांट्स की। दिस अलाउ प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट, वाटर फ्रॉम द सॉइल। ये प्लांट को अलाउ करता है ताकि वो ले सके सनलाइट, न्यूट्रिएंट और वाटर फ्रॉम द, और एट टाइम्स फ्यू प्लांट्स में हैव टू बी रिमूव्ड एट टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। और कभी कभी कुछ प्लांट्स को हटा दिया जाता है ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो। और देखिए एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बारे में डीप में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे है द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो सब्सटेंस मिट्टी में डाले जाते हैं न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में ताकि हेल्दी ग्रोथ हो प्लांट्स की, उन लोग को हम लोग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। अब देखिए वो जो बोल रहा है उसने एक हेल्दी क्रॉप देखा है एक फार्म में उगते हुए, बढ़ते हुए। इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट्स वेयर वीक, लेकिन उसके बगल वाले फार्म में प्लांट जो थे वो कमज़ोर थे। वाई डू सम प्लांट वेयर बेटर देन अदर्स, तो कैसे कुछ प्लांट जो होते हैं वो दूसरे से और भी अच्छे हो जाते हैं। तो अब देखिए सॉयल सप्लाईज मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट। जो सॉइल होता है वो मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स क्रॉप प्लांट तक सप्लाई करता है। ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एसेंशियल होते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। और कुछ एरियाज़ में फार्मर्स जो होते हैं वो क्रॉप को ग्रो करते हैं तब जब, देखिए इन सम एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। कुछ फार्मर्स जो होते हैं वो क्रॉप को ग्रो करते हैं आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फॉलो, मतलब कि वो लगातार क्रॉप को मतलब कि सो करते रहते हैं, कल्टीवेट करते रहते हैं और कभी भी नहीं अनकल्टिवेटेड और फिर खाली फील्ड को छोड़ते हैं। अब आप सोचिए कि क्या होगा न्यूट्रिएंट्स का, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स तो प्लांट सॉइल में न्यूट्रिएंट्स थी तो वो प्लांट्स लेते जा रहे हैं, लेकिन अब न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे करके ख़त्म होती जा रही है उन सॉइल से, तो उनको कुछ दिनों के लिए छोड़ना पड़ेगा ताकि न्यूट्रिएंट्स फिर से रिच हो जाए। तो जैसे कि ये फील्ड है, इस फील्ड में हमने प्लांट लगाए तो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट थी वो इन प्लांट्स ने ले लिया, हमने इसकी हार्वेस्टिंग कर दी और इसे फिर हमने आगे की प्रोसेस में डाल दिया। और फिर जब हम इसे नहीं छोड़ के फिर से हम इसमें दूसरे प्लांट का कल्टीवेशन करेंगे तो अब ये तो न्यूट्रिएंट्स उस प्लांट में चली गई है, अब ये सॉइल न्यूट्रिएंट्स लेस हो गई है। इसीलिए अब फिर जो प्लांट्स आएंगे वो हो सकता है कि उतने हाई यील्ड वाले नहीं हो सकता है वो प्लांट जो फिर से आएंगे वो कमज़ोर हो जाए। इसलिए कंटिन्यूस कल्टीवेशन क्रॉप्स जो होता है वो सॉइल को बना जाता है पुअर इन न्यूट्रिएंट्स में। तो इसीलिए फार्मर्स को मैन्योर डालना पड़ता है ताकि वो रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। तो अब देखिए अब हमें कल्टीवेशन करना है, हमारी मिट्टी अब
पुअर हो चुकी है न्यूट्रिएंट्स में, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम इसमें मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर्स डाल देंगे ताकि फिर से सॉइल में न्यूट्रिएंट्स आ जाए। ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं मैन्योरिंग। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट। अब देखिए अगर हम लोग इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग करेंगे तो फिर वीक प्लांट्स हमारे रिजल्ट्स में आएंगे। मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। देखिए मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में एक बहुत ही ज़्यादा मेन डिफरेंस कह सकते हैं कि मैन्योर जो होता है वो नेचुरल होता है, वो ऑर्गेनिक होता है, और फर्टिलाइजर्स जो होता है वो केमिकली होता है, आर्टिफिशियल जो हम लोग बनाते हैं वो केमिकल्स के हेल्प से हम लोग बनाते हैं। तो मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट के डिकम्पोजिशन से हमें मिलता है। फार्मर क्या करते हैं, वो डंप करते हैं प्लांट और एनिमल के वेस्ट को एक पिट में, एक गड्ढे में प्लांट और एनिमल के, जैसे कि ये गड्ढा है, इसमें प्लांट और एनिमल के वेस्ट को उस गड्ढे में डालेंगे एक ओपन प्लेसेस पे और उसको डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देंगे। तो जो डिकम्पोज होगा वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा वो डिकम्पोज हो जाएगा। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। अब जो डिकम्पोज होके आया है वो हम लोग ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह यूज कर सकते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन क्लासेस वर्मिंग कंपोस्टिंग इन क्लास 6। अपने वर्मिंग कंपोस्टिंग के बारे में क्लास 6 में पढ़ रखा है। देखिए द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स है हेल्प एंड फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज वीट। देखिए फर्टिलाइजर्स के यूज़ से फार्मर्स को बहुत ही अच्छा यील्ड होता है, जैसे कि वीट्स के क्रॉप्स वगैरह में, वीट्स पैडी मेज इन सब के क्रॉप में हाई यील्ड होता है फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने से। लेकिन एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने से क्या होगा कि सॉइल लेस फर्टाइल हो जाएंगे। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, और फर्टिलाइजर से एक वाटर पोल्यूशन का भी सोर्स है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, और फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को मेंटेन करने के लिए वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर विद द ऑर्गेनिक मैन्योर। इसलिए हम लोग को फर्टिलाइजर को ऑर्गेनिक मैन्योर के साथ सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, या फिर फील्ड को अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाता है इन बिटवीन टू क्रॉप्स के बीच में हम इसको अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं। और देखिए एक और मेथड है, जैसे कि हम लोग मैन्योर या फिर फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं डाल रहे हैं तो हम जैसे कि कर सकते हैं कि क्रॉप रोटेशन का प्रोसेस इसमें आगे है, जिसमें हम जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि हम लोग लेजुमिनस प्लांट्स का ग्रोथ करवा सकते हैं उसमें। तो जैसे कोई फील्ड होगा उसमें हमने एक प्लांट जैसे कि वीट पैडी वगैरह हमने लगा दिया, अब ये न्यूट्रिएंट्स उस प्लांट में चली गई, ये न्यूट्रिएंट लेट्स हो गई है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि लेजुमिनस प्लांट्स का ग्रोथ करवाएंगे। लेजुमिनस प्लांट्स के रूट्स में क्या होता है कि नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया होते हैं, जिसको हम लोग राइजोबियम बैक्टीरिया बोलते हैं। वो क्या करते हैं कि फिर से सॉइल को न्यूट्रिएंट रिच बना देते हैं। कैसे बनाते हैं वो चैप्टर 2 में हम लोग और भी ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। तो अभी है कि द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव द सॉइल टेक्सचर। अब देखिए मैन्योर की यूज़ से क्या होता है कि टेक्सचर प्रूव हो जाती है सॉइल की, एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, और फिर वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, और ये रिप्लेनिश करता है सॉइल को न्यूट्रिएंट से। अनदर मेथड है रिप्लेनिश ऑफ सॉइल का न्यूट्रिएंट्स है क्रॉप रोटेशन के द्वारा। ये वही क्रॉप रोटेशन के द्वारा, यानी आप क्रॉप को रोटेट करते रहिए, यानी कि आपने अभी पैडी लगाई तो फिर आप कोई लेजुमिनस प्लांट लगा दीजिए, जैसे कि कोई लेजुमिनस प्लांट लगा दीजिए। डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटिव। अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया यूज टू ग्रो लेज्यूम्स एज फॉडर इन सीजन एंड वीट इन नेक्स्ट सीजन। अब देखिए नॉर्थन इंडिया में क्या आता है कि कुछ फार्मर्स लेज्यूम्स को ग्रो करते हैं एक सीज़न में और फिर वीट नेक्स्ट सीजन में। ये करता है रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन, या नाइट्रोजन से रिप्लेनिश कर देता है सॉइल को। फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज्ड टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। In previous classes, you have learned about the rhizobium bacteria. These are present in the nodules of roots of leguminous plants. जैसा कि मैंने आपको बताया leguminous plants की रूट्स में ये rhizobium बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। अब देखिए हम लोग मेन डिफरेंस देखेंगे फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स के बीच में। तो देखिए फर्टिलाइज़र एक मैन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट है। फर्टिलाइज़र एक मैन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट है, यानी जो ऑर्गेनिक नहीं है। फर्टिलाइज़र और मैन्योर क्या है? मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि डिकम्पोजिशन से आता है कैटल डंग और प्लांट के रेसिड्यूज से। फर्टिलाइज़र को हम लोग फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर करते हैं, मैन्योर को हम लोग फील्ड्स में प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र्स कोई भी ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करते हैं सॉइल में, लेकिन मैन्योर जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं सॉइल में। लेकिन फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिच होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटासियम, यानी NPK इसमें बहुत ही ज़्यादा रिच होते हैं। कौन? फर्टिलाइजर्स। लेकिन मैन्योर इसमें थोड़ा कम,
इसमें थोड़ा कम रिच होते हैं। तो यही थी हमारी डिफरेंसेस फर्टिलाइजर्स और मैन्योर के बीच में। और देखिए टेबल 1.1 गिव्स द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। जैसे कि आपने ऊपर देखा, देखिए एडवांटेजेस हैं क्या क्या मैन्योर के। अगर हम देखें तो कौन ज़्यादा अच्छा है, मैन्योर या फिर फर्टिलाइज़र। तो फर्टिलाइज़र्स को हम लोग ज़्यादा अच्छा मानते हैं क्योंकि मैन्योर को हम लोग ज़्यादा अच्छा मानते हैं क्योंकि जो ऑर्गेनिक मैन्योर है उसको हम लोग फर्टिलाइज़र से ज़्यादा अच्छा मानते हैं, क्योंकि ये जो है ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इन्हेंस करता है, सॉइल को पोरस बनाता है जिससे एक्सचेंज हो जाता है गैसेस का ईजी, इंक्रीज़ कर देता है माइक्रोबियल बैक्टीरियाज को, टेक्सचर कर देता है सॉइल की इम्प्रूव। तो इतने सारे प्लस पॉइंट है मैन्योर के यूज़ करने में। देखिए इरिगेशन, सारे जो लिविंग बींग्स होते हैं उनको वाटर चाहिए होता है जीने के लिए। वाटर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। वाटर जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है प्लांट्स के रूट्स के द्वारा। अलॉन्ग विथ वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स इज ऑल्सो एब्जॉर्ब, फर्टिलाइजर्स को भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। प्लांट्स कंटेन्स नियरली 90% ऑफ वाटर, प्लांट जो होते हैं वो नियरली 90% ऑफ वाटर को कंटेन करते हैं। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस। वाटर इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जर्मिनेशन जो है वो ड्राई कंडीशंस में नहीं हो सकता है। न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। अब जो न्यूट्रिएंट डिसॉल्व होते हैं वाटर को वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं हर एक पार्ट्स में, प्लांट के हर एक पार्ट्स को। वाटर जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है हमारे क्रॉप को फ्रॉस्ट होने से और हॉट एयर करंट से भी। मेंटेन करने के लिए मॉइस्चर सॉइल का हमें हेल्दी क्रॉप की ग्रोथ चाहिए। फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली, इसलिए हमें फील्ड्स को भी वाटर रेगुलरली करना चाहिए। अब इरिगेशन, अगर हमें कोई पूछे कि व्हाट इज इरिगेशन, तो हम लोग कहेंगे द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। तो इरिगेशन वो है जिसमें हम लोग वो सप्लाई करते हैं वाटर का एक रेगुलर इंटरवल्स पे। तो जो टाइम और फ्रिक्वेंसी है इरिगेशन की वो वेरी करती है क्रॉप टू क्रॉप में। अब कितना पानी किस क्रॉप को देना है ये क्रॉप टू क्रॉप वेरी करती है। सॉइल जो होते हैं वो सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन ये वेरी करती है। समर सीजन में फ्रीक्वेंसी जो होती है वाटर की बहुत ही ज़्यादा हाई होती है क्योंकि हो सकता है कि रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा हो जाए गर्मी के टाइम पे। एंड सॉइल फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स, हो सकता है लीव्स और सॉइल से बहुत ही ज़्यादा हाई इवेपोरेशन हो जाए। आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर बिकॉज वाटरिंग द प्लांट्स लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड। बूझो इस बार बहुत ही ज़्यादा केयरफुल है पिछले साल से वाटरिंग करने में प्लांट्स की, क्योंकि पिछली बार उसने ज़्यादा पानी नहीं दिया था प्लांट्स को तो वो ड्राइड हो गए थे और फिर डाई हो गए, सूख के वो डाई हो गए थे। इसलिए इस बार बूझो बहुत ज़्यादा पानी डाल रहा है, इसलिए हमें ये बता रहा है कि हमें गर्मी के टाइम पे प्लांट्स को अच्छी खासी मात्रा में पानी देनी चाहिए। देखिए इरिगेशन की सोर्सेस, पानी देने की सप्लाई जो हम लोग कर रहे हैं वाटर का उस क्रॉप्स तक एक रेगुलर इंटरवल टाइम के, इन सब चीज़ों का सोर्सेस क्या क्या है आप लोग देख सकते हैं। वेल्स है, ट्यूबवेल्स है, पॉन्ड्स है, लेक्स है, रिवर्स है, डैम्स है और कैनल्स है, ये सारे सोर्सेस हैं हमारे इरिगेशन के। ट्रेडिशनल मेथड क्या था इरिगेशन का, देखिए इरिगेशन पानी देना इतने बड़े फील्ड में ये कोई आम बात तो नहीं है। तो इरिगेशन को पहले ज़माने में कैसे किया जाता था और आज के ज़माने में कैसे किया जाता है वो हम दोनों देखेंगे। तो पहले के ज़माने में कैसे किया जाता था कि वाटर जो था वो वेल्स में अवेलेबल था, लेक्स और कैनल्स में अवेलेबल था, तो उसको वहाँ से निकाल के डिफरेंट मेथड्स के द्वारा डिफरेंट रीजन में फील्ड्स तक पहुंचाया जाता था। तो कैसे, तो कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दिस मेथड। तो इस मेथड में कैटल और ह्यूमन लेबर का बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता था। तो इन सारे मेथड्स जो होते थे वो चीपर होते थे बस लेट इफिशियंट, ये सस्ते तो होते थे लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम इफिशियंट होते थे। तो वेरियस ट्रेडिशनल वेज जो थे इन काम को परफॉर्म करने के लिए, उसमें सबसे पहला वे जो था वो था हमारा मोट सिस्टम, मोट या फिर पुली सिस्टम। आप लोग एक देख सकते हैं कि यहाँ पे एक आदमी है जो कि कुएं से पानी निकाल रहा है और उसको एक फील्ड, जैसे कि ये हमारी क्रॉप है तो यहाँ से अब ये पानी निकालेंगे और ये हमारी क्रॉप में यहाँ पे एक कैनल बना हुआ है, यहाँ से ये हमारी क्रॉप में जाता जाएगा। तब इसमें एक दिक्कत है कि ये जो है मोट सिस्टम या फिर पुली सिस्टम, इसमें दिक्कत है कि इसमें अनइवन मतलब कि वाटरिंग होगा, कहीं पे ज़्यादा पानी चला जाएगा, कहीं पे कम होगा, क्योंकि हम लोग पानी को एक टाइप से बहा ही रहे हैं, निकाल के बस बहा ही रहे हैं। तो इसलिए ये उतना एफिशिएंट नहीं है, लेकिन पहले के ज़माने में लोग इसका यूज़ किया करते थे। दूसरा है हमारा चेन पंप। अब ये चेन पंप सिस्टम जो है ये उससे थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि इसमें लेस एफिशिएंसी हमारी लगती है। क्योंकि चेन पंप सिस्टम में क्या होता है कि जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये कैनल है, ये कैनल कहाँ पे जाके खुलेगी मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ। ये अब कैनल जाके मान लीजिए ये हमारी क्रॉप है बगल में,
अब ये क्रॉप, ये कैनल इस क्रॉप तक जाएगी, काम तो वही हो रहा है। मान लीजिए हमारी कैनल के बगल में हमारी क्रॉप के बगल में एक लेक है, तो हमने यहाँ पे ये सिस्टम लगा दिया। हमारे क्रॉप के बगल में ये लेक है, तो हमने ये सिस्टम लगा दिया। तो अब मैं पहले बता दूँ कि ये पानी जा कहाँ रहा है, तो ये पानी जाएगा हमारे क्रॉप्स में। अब ये हमारा पानी चला गया क्रॉप्स में, तो इससे हमारा इरीगेशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये पानी के लिए यहाँ पे देखिए एक व्हील लगाया है। अब ये व्हील जैसे ही घूमेगा तो एक बाल्टी नीचे जाएगी, पानी भर के ऊपर आएगी, और इस पानी भर के जब ऊपर आ रही होगी तो यहाँ पे देखिए अब ये बाल्टी अपने आप यहाँ से नीचे पानी दे देगी। अब ये पानी धीरे धीरे करके हमारे क्रॉप्स तक सप्लाई हो जाएगा। तो ये है। अब तीसरा जो सिस्टम है वो है हमारा ढेकली सिस्टम। ढेकली सिस्टम में क्या है, आप लोग देख सकते हैं, ये चेन पंप सिस्टम, ये मैंने आपको बता दिया। ये हमारी ढेकली सिस्टम, ये ढेकली सिस्टम में यहाँ पे हम लोग पानी को अभी एक साइड पे क्या, एक जैसे कि एक वाई शेप का हम लोग कुछ प्लांट का, एक ट्री का या फिर कुछ वाई शेप का हम लोग निकालते थे, और उस पर जैसे कि यहाँ पे कुआं है तो कुछ वाई शेप का लगा दिया मजबूत सा, और फिर उस वाई शेप पे एक मजबूत लकड़ी का डंडा लगा देंगे। एक साइड पे बहुत ही ज़्यादा भारी कोई चीज़ बांध देंगे, पत्थर वगैरह, और दूसरी साइड हम लोग बाल्टी लटका देंगे। तो जब ये बाल्टी नीचे जाएगी तो भारी हो जाएगी, तो नीचे गई ये पत्थर ऊपर उठेगा, फिर हम लोग छोड़ देंगे तो ये पत्थर नीचे आएगा और बाल्टी ऊपर आ जाएगी। तो फिर आदमी यहाँ से बाल्टी से पानी ले लेगा और फिर वही मोट सिस्टम या फिर पुली सिस्टम के द्वारा फिर इसे वैसे ही कर देगा। तो उसमें हम लोग खींच रहे थे पानी को, यहाँ पे थोड़ा ऑटोमेटिक कर दिया गया है। तो ये है ढेकली सिस्टम। अगली सिस्टम है हमारी राहत या फिर लीवर सिस्टम। ये सिस्टम थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, जिसमें ज़्यादा एफिशिएंसी, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ह्यूमन लेबर कम हो जाता है। यहाँ पे जो है एक एनिमल से हम लोग ये काम को करवाते हैं। देखिए कैसे, तो देखिए ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है राहत सिस्टम का। तब राहत सिस्टम में क्या हुआ है कि आप पहले यहाँ पे फ़ोटो देख लीजिए कि ये एक बैल है। ये बैल के नेक पे यहाँ पे हमने रख दिया है एक बहुत ही मजबूत लकड़ी। वे जैसे जैसे घूमेगी वैसे वैसे वो भी घूमेगा, और यहाँ से फिर से ये कैनाल जो है वो हमारे क्रॉप्स पे तक कनेक्टेड है। देखिए यहाँ से जैसे कि ये घूम रही है, जैसे कि ये चक्री ये अंदर अंदर घूम रहा है। अब यहाँ जैसे जैसे ये घूमेगी ये घूमेगा, और ये अंदर से यहाँ से कनेक्टेड है। तो अब यहाँ पे मान लीजिए कोई कैनाल या फिर कोई पॉन्ड है, तो यहाँ से अब बाल्टी बाल्टी पानी निकलते जाएगा और इसमें जाते जाएगा। अब यहाँ से क्या है कि ये कैनाल जो है वो हमारे क्रॉप्स तक कनेक्टेड है। तो अब यहाँ से जब पानी उसमें भरेगा तो धीरे धीरे करके वो हमारे पूरे क्रॉप को पानी दे देगा। तो इस प्रकार से ये राहत सिस्टम है, या फिर हम लोग लीवर सिस्टम जिसको बोलते हैं। अब है Pumps are commonly used for lifting water, diesel, biogas, electricity and solar energy used to run these pumps। ये पम्प्स आजकल कॉमनली यूज़ किए जाते हैं वाटर को लिफ्ट करने के लिए। डीजल, बायोगैस या फिर इलेक्ट्रिसिटी या फिर सोलर एनर्जी का हम लोग यूज़ करते हैं इन पम्प्स को चलाने के लिए। तो अब जो मॉडर्न में थे वो तो थे राहत सिस्टम, जो हमारा मोट या फिर पुली सिस्टम, चेन पंप, राहत सिस्टम, ढेकली सिस्टम, ये सारे जो सिस्टम थे वो हमारे थे ट्रेडिशनल सिस्टम, जो कि हमारे पुराने ज़माने के सिस्टम थे। आजकल हम लोग मॉडर्न मेथड जो है हमारे इरिगेशन के, उस पर हम लोग आज चर्चा करते हैं। अब तो मॉडर्न मेथड जो है इरिगेशन में, ये जो इरिगेशन के हैं ये हमें वाटर का यूज़ इकोनॉमिकली टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली, ये हमें इस वाटर को इकोनॉमिकली यूज़ करने में मदद करते हैं। जो मेन मेथड है इन मॉडर्न मेथड है इरिगेशन के, उसका जो मेन मेथड्स है वो दो मेथड्स हमारे बुक में दिए गए हैं। पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम और दूसरा है हमारा ड्रिप सिस्टम। तो पहले हम स्प्रिंकलर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। तो ये दिस इज अ सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। स्प्रिंकलर सिस्टम वो सिस्टम है जिस सिस्टम से आप ज़्यादा हेल्पफुल, यूज़फुल और अनइवन लैंड पे जहाँ पे सफिशिएंट वाटर नहीं अवेलेबल है वहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज़ किया जा सकता है। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैव रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप आर जॉइंट एट द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। इसमें किया जाता है कि परपेंडिकुलर पाइप्स को जोड़ दिया जाता है रोटेटिंग नोजल्स के साथ। जैसे कि यहाँ पे एक नोजल्स है, ये रोटेटिंग नोजल्स है, यानी कि जब इस पर प्रेशर आएगा तो ये घूमेगा नोजल्स। तो अब क्या होगा कि यहाँ से रोटेटिंग नोजल्स है टॉप पे, और ये ज्वाइन एक मेन पाइपलाइन से ये ज्वाइन होते हैं। जहाँ से पानी आ रहा है ये मेन पाइपलाइन है, यहाँ से हम लोग कुछ रोटेटिंग परपेंडिकुलर पाइप्स है जिस पे रोटेटिंग नोजल्स लगे हैं। जैसे ही पानी आएगा यहाँ पे प्रेशर बनेगा और ये नोजल्स घूमेंगे और हमारे खेत में जो भी हमारा फील्ड है उसमें पूरा पानी दे देंगे। तो जो मेन पाइप होता है
थ्रो द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ ए पंप, एक पंप से हम लोग इसमें प्रेशर क्रिएट करते हैं पानी से, जो कि एस्केप द रोटेटिंग नोजल, जो कि रोटेटिंग नोजल्स को घुमा देता है। इट्स गेट स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इट इफ ड्रेनिंग, और जैसे कि बारिश होती है उसी प्रकार से पूरे फील्ड में हमारी जो होते हैं वो वाटर की सप्लाई इरिगेशन हो जाता है। स्प्रिंकलर इज़ अ वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। जो स्प्रिंकलर होता है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन और फिर सेवरल अदर क्रॉप्स के लिए, जैसे कि 1.5A में आप लोग फिगर यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हमारे स्प्रिंकलर सिस्टम है। देखिए यहाँ पे एक लगा दिया हमने पंप, यहाँ से पानी आएगा, अब पंप लगा दिया, पानी आएगा अब यहाँ से। अब ये परपेंडिकुलर पाइपलाइंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्रॉप है। तो अब देखिए डायरेक्ट क्रॉप के पास ये रोटेटिंग नोजल से यहाँ पे प्रेशर हमने क्रिएट करा, यहाँ से अब यहाँ तक जाएगा, फिर नोजल्स घूमेंगे और यहाँ पे ये बारिश की तरह ये पूरा हमारा स्प्रिंकल कर देगा। तो अब अगला है हमारा ड्रिप सिस्टम। तो ड्रिप सिस्टम क्या है? इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। इस सिस्टम में क्या होता है कि वाटर जो होता है वो डायरेक्टली प्लांट, जैसे कि हमारा ये प्लांट है तो प्लांट के रूट में ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर जाता है। सो इटली इसको हम लोग ड्रिप सिस्टम कहते हैं। ये जो होता है ये बेस्ट टेक्निक है वाटरिंग फ्रूट प्लांट और गार्डन और ट्रीज़ को वाटरिंग करने के लिए बेस्ट सिस्टम है। इसमें वाटर जो होता है वो वेस्ट नहीं होता है। इट इज़ अ बून इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। ये बहुत ही ज़्यादा कामगार तरीका है जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी पुअर है, जहाँ पे वाटर ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे ये कल्टीवेशन करने के लिए ये एक वरदान तरह का है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम वाटर का यूज़ होता है और ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा ड्रिप सिस्टम में क्या है कि हमने पंप लगा दिया, पंप से यहाँ पे आया और यहाँ पे देखिए ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ पे नोजल से तो ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें पानी आते जाएगा इसके रूट्स में। तो अब यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स पे ध्यान देते हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स, तो बूझो और पहेली जो है वो एक नियर बाय एक बगल के फील्ड में गए थे, जहाँ पे उन्होंने देखा कि कुछ अदर प्लांट्स हैं उस फील्ड में जो कि कुछ वीट प्लांट्स के साथ ग्रो हो गए थे। यानी कि बूझो गए थे एक फील्ड में जिन्होंने देखा कि वीट की क्रॉप लगी हुई थी और कुछ और भी प्लांट्स उस प्लांट के साथ ग्रो हो गए थे। तो वीट के साथ कुछ एक्स्ट्रा प्लांट्स ग्रो हो गए थे। हैव दीज अदर प्लांट्स हैव बीन प्लांटेड पर्पसली, क्या ये सारे जो प्लांट्स हैं इनका भी कोई पर्पस है प्लांट करने का? तो ये जो फील्ड्स हैं, जो कि फील्ड्स में बहुत सारे अनडिज़ायरेबल यानी कि जो हम लोग नहीं चाहते हैं वैसे प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं नेचुरली विद द मेन क्रॉप, विद द क्रॉप। तो क्रॉप के साथ साथ जो हो सकता है कि जैसे कि हमने कोई क्रॉप लगाई और उसके साथ कुछ अननेसेसरली अनडिज़ायरेबल प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। तो जिस अनडिज़ायरेबल प्लांट्स जो हैं हमारे, उसको हम लोग बोलते हैं वीड्स, जो कि हम लोग ना चाहते हुए भी वो अपने आप ही नेचुरली ही ग्रो कर जाते हैं हमारे मेन क्रॉप के साथ, तो उनको हम लोग वीड्स बोलते हैं। अब जो रिमूवल होता है वीड का, उसको हम लोग बोलते हैं वीडिंग। हम लोग वीड्स को हटाते हैं, उसको हम लोग वीडिंग बोलते हैं। वीडिंग जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है, क्योंकि नेसेसरी सिंस वीड्स कॉम्पीट विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर द वाटर। क्यों नेसेसरी होता है वीड्स को हटाना? क्योंकि नीड्स जो होते हैं, वीड्स क्या करते हैं मेन क्रॉप के साथ कंपटीशन करने लगते हैं वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए, स्पेस के लिए, लाइट के लिए, क्योंकि वीड्स तो हमारे उनको भी ग्रो होना है, तो उसके लिए वो न्यूट्रिएंट्स, लाइट, वाटर, स्पेस ये सब के लिए फाइट करने लगते हैं मेन क्रॉप के साथ, जिससे मेन क्रॉप को थोड़ा कम ये सब मिलने लगता है। तो इसलिए वो जो है वो ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं क्रॉप के। इसलिए कुछ वीड्स जो होते हैं इंटरफेस इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। और कुछ वीड्स जो होते हैं वो हो सकता है कि इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी दे आर पॉइजनस एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ओके, सो फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स। फार्मर जो होते हैं बहुत सारे वेज का यूज़ करते हैं वीड्स को हटाने के लिए, टू कंट्रोल देयर ग्रोथ। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग द वीड्स। जो है टिलिंग बिफोर सोइंग करने से पहले, मैंने आपको बताया था टिलिंग के बारे में स्टार्टिंग ऑफ चैप्टर में। तो सोइंग से पहले टिलिंग करते हैं तो फिर क्रॉप जो होते हैं वो अपरूटिंग यानी रूट से ही निकल जाते हैं जो वीड्स होते हैं। और किलिंग ऑफ वीड्स विच मे देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल, फिर वो सूख जाते हैं और फिर सॉइल के साथ ही मिल जाते हैं। तो बेस्ट टाइम होता है रिमूवल ऑफ वीड्स का वो होता है कि उनके जब फ्लावर्स आएँ या फिर उनके प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड,
ऑफ वीड्स इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स, वो अपने फ्लावर दें सीड्स दें उससे पहले आप उन्हें अप्रूट कर दीजिए यानी उखाड़ दीजिए। जो मैनुअल रिमूविंग होती है वीड्स की वो इंक्लूड करते हैं फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अप्रूटिंग और कटिंग दैम। और देखिए वीड्स को हटाने के लिए हम लोग अप्रूटिंग करते हैं यानी उसको पकड़ के मैनुअली हम लोग खींच लेते हैं जिससे वो निकल जाता है अपने रूट्स के सहित। बाय अप्रूटिंग और कटिंग दैम टू क्लोज टू द ग्राउंड, और या फिर हम लोग उसको एकदम ग्राउंड में सटा के हम लोग एकदम एक सिकल की हेल्प से हम लोग उसको काट भी सकते हैं क्लोज टू द ग्राउंड। फ्रॉम टाइम टू टाइम दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ए खुरपी, या फिर हम लोग खुरपी का भी यूज़ से इसको हटा सकते हैं। अ सीड ड्रिल 1.2b में आपने फिगर देख रहे होंगे, सीड ड्रिल इसका भी यूज़ कर सकते हैं। वीड्स को जो है हम लोग कुछ केमिकल्स के द्वारा भी मारते हैं, तो वीड्स जो होता है उसको हम लोग कुछ केमिकल्स के द्वारा भी मारते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं वीडिसाइड्स। वीडिसाइड्स के द्वारा हम लोग वीड्स को मार सकते हैं। वीडिसाइड जैसे कि 2,4-D, ब्यूटाक्लोर, ETC जो वीडिसाइड्स होते हैं इनकी हेल्प से हम लोग मार सकते हैं। ये जो होते हैं वो स्प्रे किए जाते हैं फील्ड्स में ताकि वीड्स मर जाए, और ये कोई भी डैमेज मेन क्रॉप को नहीं पहुंचाती, ये सिर्फ वीड्स को डैमेज पहुंचाते हैं। और जो वीडिसाइड्स होता है वो डिल्यूट विद वाटर एंड एक्सटेंड रिक्वायर्ड, और ये वाटर के साथ मिला दिया जाता है और फिर इन्हें स्प्रे किया जाता है फील्ड में एक स्प्रेयर के साथ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्प्रे किया जा रहा है वीडिसाइड्स को पानी के साथ मिला के। डू वीडिसाइड्स हैव एन इफेक्ट ऑन पर्सन हैंडलिंग द वीडिसाइड स्प्रेयर, हो सकता है कि वीडिसाइड्स जो है वो इफ़ेक्ट कर सकते हैं जो एनिमल जो भी पर्सन दे रहा है वीडिसाइड्स को वीड्स पर, हो सकता है कि वीडिसाइड्स उन पर भी इफेक्ट कर सकते हैं। कि जैसे कि ऑलरेडी मेंशन्ड है कि जो वीडिसाइड्स होते हैं वो वेजिटेटिव ग्रोथ के आर स्प्रेड ड्यूरिंग वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में इफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स, हो सकता है ये फार्मर्स के भी हेल्थ को ये इफेक्ट करें, तो इसीलिए इनको केमिकल्स को बहुत ही ज़्यादा केयरफुल्ली यूज़ करना चाहिए और अपने नाक और मुंह को कवर करके इसका यूज़ करना चाहिए ताकि स्प्रेइंग दिस केमिकल्स, जब हम लोग इस केमिकल का स्प्रे कर रहे हो। हमारा अगला टॉपिक है हार्वेस्टिंग का। देखिए हार्वेस्टिंग में क्या है कि हार्वेस्टिंग एक क्रॉप का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है। जो कटिंग होता है क्रॉप का, जब वो मैच्योर हो जाते हैं कोई भी क्रॉप, तो उसके बाद हम लोग उसकी कटिंग करते हैं, तो उसी को हम लोग हार्वेस्टिंग बोलते हैं। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हम लोग जो कटाई करते हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं एक सिकल का, ये ट्रेडिशनल मेथड है, सिकल का यूज़ करके हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड, और जैसे कि ये है हमारी क्रॉप, जैसे कि हमारी ये कोई क्रॉप है, जब हम लोग सिकल का यूज़ करेंगे तो इसे एकदम ग्राउंड में सटा के काटेंगे ताकि एकदम रूट से इसको काट लेते हैं हम लोग सिकल के हेल्प से। पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड, इट यूजुअली टेक 3 to 4 months फॉर रियल क्रॉप टू मैच्योर। ये 3 से 4 महीना लगता है एक रियल क्रॉप को मैच्योर होने में। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाय सिकल, हमारी कंट्री में हार्वेस्टिंग को वैसे तो हम लोग सिकल के हेल्प से करते हैं या फिर एक मशीन के द्वारा जिसको हम लोग हार्वेस्टर कहते हैं। और हार्वेस्टेड क्रॉप को जो ग्रेन सीड्स होते हैं उनसे सेपरेट भी करना पड़ता है। जैसे जो हार्वेस्टेड क्रॉप है उसको ग्रेन सीड से हम लोग को सेपरेट भी करना होता है फ्रॉम द चैफ, और उस चैफ से हटाना भी होता है। जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग थ्रेसिंग बोलते हैं। किसको हम लोग थ्रेसिंग बोलते हैं? तो हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चैफ, द प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। तो उनको चैप से सेपरेट करने को हम लोग थ्रेसिंग बोलते हैं। दिस इज़ कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ ए मशीन कॉल्ड कॉम्बाइन, और ये जो है ये कॉम्बाइन के हेल्प से भी किया जाता है। विच इन फैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेसर। तो कॉम्बाइन क्या होता है? एक हार्वेस्टर भी होता है और एक थ्रेसर भी होता है। हार्वेस्टिंग के बाद समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड्स, कुछ स्टब्स जो होते हैं वो फील्ड्स में लेफ्ट मतलब बच जाते हैं। पहली इज वरीड, सी नोज डैट इज कॉज पोल्यूशन, इट ऑल्सो कैच फायर और डैमेज ऑफ द क्रॉप लाइंग इन द फील्ड। तो क्या होता है, ये हार्वेस्टर जो होते हैं, ये जो कॉम्बाइन होता है, ये जैसे कि हम लोग जब काटते हैं तो हम लोग यहाँ से एकदम नीचे से काटते हैं रूट से, लेकिन ये क्या होता है, ये थोड़े ऊपर से ही काट देते हैं तो कुछ बच जाते हैं। तो इसीलिए कभी कभी इनमें आग लगा देते हैं फार्मर्स। जो क्रॉप, जैसे कि क्रॉप ये है, ये क्रॉप है, तो अभी जो कॉम्बाइन होगा वो यहीं से काटेगा, वहाँ से काट दिया, जब वहाँ से काट दिया तो ये नीचे वाला पार्ट बच जाता है। जब नीचे वाला पार्ट बच जाता है तो वो पूरे फील्ड में रहता है, तो इसलिए कुछ फार्मर्स उसमें आग लगा देते हैं। वही पहली बोल रही है कि हो सकता है ये पॉल्यूशन भी कॉज करे, और ये भी हो सकता है कि दूसरे फील्ड्स में भी आग पकड़ ले इससे। तो फार्मर्स
with small holdings of lead do the separation of grain from chaff is by winnowing. You have already studied in class 6. क्लास 6 में भी आपने पढ़ा है विनोइंग के बारे में. फार्मर्स क्या करते हैं, जो किसान होते हैं वो विद द स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लेड डू सेपरेशन ऑफ ग्रेन बाय द चैप बाय विनोइंग. ओके, तो अब यहाँ पे है हार्वेस्ट फेस्टिवल. हार्वेस्टिंग के कुछ फेस्टिवल्स के बारे में यहाँ पे दिया गया है. तो देखिए क्या है. सो आफ्टर 3 or 4 months ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स ऑफ द डे ऑफ हार्वेस्ट. 3-4 महीने की कड़ी मेहनत के बाद वो समय आ जाता है कटाई करने का. तो साइट ऑफ गोल्डन फील्ड स्टैंडिंग ऑफ क्रॉप लेडन विथ ग्रेन फिल्स हर्ट ऑफ फार्मर्स विथ जॉय एंड द सेंस ऑफ वेल बींग. तो जैसे ही वो लोग देखते हैं हरियाली जो अपनी की मैच्योर्ड क्रॉप्स को, तो फिर फार्मर जो होते हैं उनका दिल खुशी से झूम उठता है कि अब उनके क्रॉप जो हैं वो अच्छे से मैच्योर हो चुके हैं. जो एफर्ट्स किए थे उन्होंने पास्ट के सीज़न में, वो फ्रूट्स उनका फल अब उन्हें मिल चुका है. अब ये टाइम है रिलैक्स करने का और इन्जॉय करने का थोड़ा. तो इसी जो पीरियड होता है टाइम्स का, इसी को हम लोग एक ग्रेट जॉय और हैप्पीनेस के साथ पूरे इंडिया के कोने कोने में सारे कोने में मनाया जाता है ऑफ इंडिया. मैन एंड वुमेन सेलिब्रेट इट विथ ग्रेट इंथुजियाज्म. मैन और वुमेन होते हैं वो इसे मनाते हैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेट इंथुजियाज्म से. स्पेशल फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन आर पोंगल. जैसे कि हार्वेस्ट सीजन से एसोसिएटेड कुछ फेस्टिवल हैं जैसे कि पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबान्या एंड बिहू. तो ये सारे जो हैं ये हार्वेस्ट के कुछ फेस्टिवल्स हैं. अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग स्टोरेज की. अब स्टोरेज की बात करते हैं. स्टोरेज प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क. जो स्टोरेज होता है वो भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क होता है. हार्वेस्टेड ग्रेन्स को लॉन्गर टाइम को अब सेव करके भी रखना है. तो इसको सेव करने के लिए, मॉइस्चर से बचाने के लिए, इंसेक्ट से, रैट से और फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए हार्वेस्टेड क्रॉप को होता है कि हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर. और जो हार्वेस्टेड ग्रेन होते हैं उनके पास ज़्यादा मॉइस्चर होता है. इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन सीड्स आर स्टोर विदाउट ड्राइंग. अगर बिना सुखाए हम लोग हार्वेस्टेड ग्रेन्स को अगर हम लोग स्टोर कर लेंगे, दे में गेट स्पॉइल्ड. हो सकता है कि वो स्पॉइल्ड हो जाए और बाय अटैक्ड बाय ऑर्गेनिज्म. हो सकता है और ऑर्गेनिजम्स के द्वारा अटैक किए जाए. मेकिंग देम अनफिट फॉर द जर्मिनेशन. और हो सकता है कि वो उन्हें अनफिट बना दें फॉर यूज़ और फॉर जर्मिनेशन. तो इसीलिए बिफोर स्टोरिंग दैम, इसीलिए उन्हें स्टोर करने से पहले द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन. सूरज की धूप में उसे अच्छे से सुखाना चाहिए. टू रिड्यूस द मॉइस्चर, ताकि मॉइस्चर कम हो जाए उनमें. ये उन्हें अटैक होने से बचा सकता है, इंसेक्ट्स और पेस्ट से और बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह से अटैक होने से ये बचा सकता है, क्योंकि मॉइस्चर का कंटेंट फिर उसमें कम हो जाएगा. क्योंकि फार्मर्स जो होते हैं, फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटेलिक बीन्स. तो जो फार्मर होते हैं वो स्टोर करते हैं ग्रेन्स को मेटेलिक बीन्स में या फिर जूट बैग्स में. हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन सिलोज एंड ग्रेनरीज. सिलोज और ग्रेनरीज में भी ये रखे जाते हैं. टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट एंड इंसेक्ट, ताकि उन्हें पेस्ट से, चूहों से, इंसेक्ट से बचाया जा सके. आपकी बुक में फिगर 1.10a और भी आप लोग देख सकते हैं. जो ड्राइड नीम आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम. जो ड्राइड नीम होती है, जो सूखी नीम की पत्तियां होती हैं, उनका हम लोग यूज़ करते हैं घर पे, ताकि हम लोग फूड को अच्छे से स्टोर कर सकें. लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन्स. स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो लार्ज क्वांटिटीज़ में ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए बिग गोडाउन्स में स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स के द्वारा स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, ताकि उन्हें पेस्ट से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाया जा सके. देखिए, फूड फ्रॉम एनिमल्स आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल. अब देखिए एक टेबल दिया है. मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट. देखिए जैसे मिल्क कहाँ से आता है, काऊ से, बफेलो से, सीप से, गोट से, कैमल वगैरह से. तो आप लोग यहाँ से कोई भी फूड लिख सकते हैं और उसका सोर्स क्या है वो आप कर सकते हैं. तो जब आप टेबल को कंप्लीट कर लेंगे तो आप देखे होंगे कि प्लांट्स को, एनिमल्स को भी us with different kinds of food. Animals also provide us different kinds of food. तो फिर animals भी हम लोग को कुछ different kinds of food provide करते हैं. Many people living in the coastal areas, जो कि बहुत सारे लोग जो कि कोस्टल एरिया में रहते हैं, कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट. वो फिश को अपने मेजर पार्ट, यानी कि वो फिश को ज़्यादातर खाया करते हैं, अपने डाइट का मेजर पार्ट मानते हैं और यूज़ भी करते हैं. प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा है कि फूड को हम लोग कैसे प्लांट से ऑब्टेन करते हैं. वी हैव जस्ट सीन दैट
और देखिए इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। आपने प्रीवियस क्लासेस में देखा है, आपने सीखा है कि कैसे हम लोग फूड प्लांट से आता है। हम वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड्स। जैसा कि आपने देखा कि जो क्रॉप प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो एक बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स को अपने अंदर इन्वॉल्व करता है, जैसे कि सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सोइंग, सीड्स का सिलेक्शन करना, उन्हें बोना वगैरह वगैरह इत्यादि। सिमिलरली एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स, एनिमल्स को भी होम या फिर फार्म्स में रियर्ड किया जाता है। हैव टू बी प्रोवाइडेड विद द प्रॉपर फूड, और उन्हें अच्छे से खाना दिया जाता है, शेल्टर दिया जाता है और फिर केयर की जाती है। वैन दिस डन ऑन ए लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। जब इसे हम लोग लार्ज स्केल पे करते हैं तो इसी को हम लोग एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। जब हम लोग किसी एनिमल को यूज़ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, जैसे कि हम लोग किसी एनिमल, जैसे कि गाय वगैरह को हम लोग पालते हैं, उन्हें शेल्टर देते हैं, उन्हें अच्छे से खाना खिलाते हैं, और इसी काम को जब हम लोग लार्ज स्केल पे करते हैं, बहुत सारे एनिमल्स के साथ करते हैं, तो इसी को हम लोग एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दे रखी है, फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ, वी गेट, फिश जो होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं हमारे सेहत के लिए। वी गेट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश, हम लोग कॉड लिवर ऑयल जो है वो हम फिश के द्वारा पाते हैं, जो कि विटामिन डी का पूरा बहुत ही ज़्यादा रिच होता है, विटामिन डी में बहुत ही ज़्यादा रिच होता है। तो इसी से हो जाता है हमारा ये क्लास 8 साइंस का चैप्टर 1 कंप्लीट। सो थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में।